हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन नंबर 12 ध्वनि अर्थात साउंड। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियोस में 9th क्लास के लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 12 ध्वनि। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, तरंग से आप क्या समझते हैं? तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो किसी माध्यम में आकार परिवर्तित किए बिना एक नियत चाल से गति करता है। मतलब माध्यम में आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न होता है जो एक नियत चाल से चलता है, जबकि माध्यम अपने स्थान पर बना रहता है। बेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, समुद्र में लहरें उठती हैं या तरंगे उठती हैं तो माध्यम जो जल है उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एक प्रकार का विक्षोभ होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स, तरंग दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं या आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई माध्यम होगा तो तभी वो तरंगे आगे बढ़ेंगी, तो वो तरंगे कहलाती हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यह आपको याद रखना है कि माध्यम के कण क्या करते हैं, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती हैं। इसमें श्रृंग होते हैं और गर्त होते हैं। ये एक तरंग के चलने की दिशा है, इस तरह से चल उठती हैं। इसमें एक श्रृंग होता है अर्थात सबसे ऊपर जो हुआ वो श्रृंग, और कितनी नीचे गई वो गर्त होता है। एक श्रृंग तथा एक गर्त मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनाते हैं। ये तरंगे क्या होती हैं, ठोस तथा द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ठोस तथा द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होने वाली तरंगों का नाम लिखो, तो आपको ध्यान रखना है अनुप्रस्थ तरंगे। एग्जाम्पल, शांत जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंगे। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ये तरंगे संपीड़नों तथा विलयनों के रूप में संचरित होती हैं। एक संपीड़न तथा एक विलयन से मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग बनती है। ये तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न होती हैं। पूछ लिया जाता है कि ऐसी तरंगे कौन सी हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती हैं, तो आपको का राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे। एग्जाम्पल, खींचकर छोड़ने से स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। देखिए, संपीड़न क्या हो गया, जब ये पूरा खुल गया। विलयन, जब ये दोनों बिल्कुल पास आ गए। ठीक है, और इस तरंगे में देखिए तरंगे किस तरह से होती हैं, पहले पास पास हैं फिर दूर दूर हैं, तो ये हो गया इनका संपीड़न और विलयन। कई बार फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखिए, तो भी आप आराम से लिख सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। इन तरंगों में माध्यम के कण अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर करते हैं। फिर अनुप्रस्थ तरंगे, ये तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती हैं। और फिर अनुदैर्ध्य तरंग में लिख देंगे, ये तरंगे संपीड़नों तथा विलयनों के रूप में संचरित होती हैं। फिर तीसरा, एक श्रृंग तथा एक गर्त से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है, और इसमें लिखेंगे एक संपीड़न तथा एक विलयन से मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग बनती है। ये तरंगे ठोस तथा द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न होती हैं। फिर एक एक का एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो आई होप आप लोग ये कर लेंगे, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। उदाहरण, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में चलती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती हैं, तो आपको याद रखना है निर्वात में। दूसरी चीज़, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यांत्रिक तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर लिखिए। तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ ये शॉर्ट नोट है। आपसे पूछ लिया जाता है आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं, तरंग चाल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आवृत्ति किसी तरंग स्रोत द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। पूछ ले, इसका मात्रक हर्ट्ज है, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से। आवृत्ति क्या है, तो तरंग स्रोत द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं कि 1 सेकंड में उसने कितने कंपन किए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है आवर्तकाल। तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगा समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। मतलब एक कंपन को पूरा करने में कितना समय ले रही है, वह इसका आवर्तकाल है। इसे टी, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर होता है 1 बटे आवृत्ति। आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है स्मॉल टी से हम टाइम को शो करते हैं और कैपिटल टी से आवर्तकाल को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तरंग चाल। तरंग द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, जहां n आवृत्ति, v बराबर n लैम्डा, v आवृत्ति तथा लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो फ्रेंड्स, एकांक समय में, इकाई समय में अर्थात 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, मतलब 1 होना चाहिए, तो उसमें चली गई दूरी को हम तरंग चाल कहते हैं। आयाम, किसी तरंग के संचरण के कारण माध्यम के कणों का साम्य स्थिति के एक और महत्तम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। इसे ई से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है। तो जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम वाली घड़ी, तो उसमें जो पेंडुलम है वो एक साइड कितना गया, तो वो चीज़ हो गई उसकी आयाम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तारत्व। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि बारीक अथवा मोटी सुनाई देती है तारत्व कहलाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्वनि बारीक अथवा मोटी क्यों सुनाई देती है, तो आपको ध्यान रखना है तारत्व के कारण। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व उच्च होता है, जबकि जिससे ध्वनि बारीक सुनाई देती है, जैसे मच्छर की भिनभिनाहट। निम्न आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व निम्न होता है, जिससे ध्वनि मोटी सुनाई देती है, जैसे शेर की दहाड़। ऐसे आप देख सकते हैं लेडीज़ और जेंट्स। लेडीज़ की ध्वनि जो होती है पतली होती है, मतलब उसका तारत्व क्या होता है, हाई होता है। तारत्व भी हाई होता है, आवृत्ति भी हाई होती है, जिससे वो हमें पतली सुनाई देती है। और जबकि जेंट्स की मोटी सुनाई देती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति कम होती है, तारत्व भी कम होता है, इसलिए हमें ध्वनि थोड़ी भारी सी सुनाई देती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रबलता। ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर कोई ध्वनि तेज अथवा धीमी सुनाई देती है प्रबलता कहलाती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम के साथ साथ कान की संवेदनशीलता पर भी निर्भर करती है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रबलता के कारण क्या होता है, कोई ध्वनि हमें तेज सुनाई देती है और कोई ध्वनि धीमी सुनाई देती है। ये प्रबलता जो होती है ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है और हमारी कान की संवेदनशीलता पर भी। किसी के कान की संवेदनशीलता कम है तो उसे कम ध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट है गुणता। ध्वनि का वह गुण जिसके द्वारा 2 समान प्रबलता एवं समान तारत्व वाली ध्वनियों में अंतर किया जाता है गुणता कहलाता है। प्रतिध्वनि, किसी स्थान पर उत्पन्न की गई ध्वनि जब किसी दूर स्थित अवरोध से परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता व परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी 17.3 मीटर होनी
चाहिए। तो प्रतिध्वनि जैसे हम कोई इंसान कहीं गया, हॉल में ही किसी में गया और वहाँ वह कुछ बोला तो उसे कई बार ऐसा होता है वो आवाज़ रिपीट सुनाई देती है, तो वो क्या है उसकी प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है श्रव्यता का परिसर। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। पूछ लिया जाता है कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। और कई बार मैंने देखा है कि कंपटीशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को हम नहीं सुन सकते। आपसे एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाता है वे तरंगे जिन्हें हम नहीं सुन सकते, अपश्रव्य तरंगे। या पूछ लिया जाता है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट है श्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन ध्वनि तरंगों को हम सुन पाते हैं। तो हम कौन सी ध्वनि तरंगों को सुन पाते हैं? श्रव्य तरंगों को। इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य या पराध्वनि तरंगे कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ इस प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब ध्वनि की चाल आप देखिए, ठोस, द्रव, गैस। अगर 3 दिए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। कई बार पूछ लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है 331 मीटर प्रति सेकेंड। एक मैंने शॉर्ट नोट डाल दिया है, वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तेज होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मतलब वायु में प्रकाश की चाल तेज होती है या ध्वनि की चाल? तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश की चाल अधिक होती है। यही कारण है कि किसी स्थान पर ध्वनि व प्रकाश एक साथ उत्पन्न किए जाएं तो प्रेक्षक तक पहले प्रकाश पहुंचता है, बाद में ध्वनि। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम में जब वो आसमान में जब बिजली चमकती है और बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो क्या होता है, हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है, मतलब बिजली चमकती हुई, और उसके बाद हमें जो है आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट सोनार, SONAR। सोनार शब्द सोनार, नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। कई बार पूछ लिया जाता है सोनार की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है सोनार, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस विधि का प्रयोग जल में स्थित चट्टानों, बर्फ पिंडों, पनडुब्बियों, डूबे हुए जहाज आदि की दूरी, दिशा व चाल ज्ञात करने में करते हैं। यह विधि क्या है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। ये तो एक शॉर्ट नोट आता है सोनार के ऊपर। तो आप लोगों को सोनार के विषय में ध्यान रखना है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अनुरणन। किसी बड़े हॉल में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण लंबे समय तक ध्वनि का बने रहना ही अनुरणन कहलाता है। इसको कम करने के लिए भवन में ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे फाइबर, बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर आदि लगे होते हैं। कई बार ऐसा होता है एक जगह कोई बोल गया और उसके बाद बार बार वही आवाज़ आ रही है, तो वो चीज़ क्या है? अनुरणन। तो फ्रेंड्स, यह आप लोगों का लेसन नंबर ध्वनि पार्ट लेसन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th क्लास का लेसन नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।